मित्रों स्वापराम, मैं अमरेश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष यूपी टेट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी भाषा के साथ। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि निकट भविष्य में यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है। 4 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है। तो खास करके हमारे यूपी टेट के जितने भी अध्येता हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हिंदी भाषा की बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखने का कष्ट करें। आपका निश्चित रूप से हित होगा। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका हित होगा निश्चित रूप से। और वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट शेयर करते रहिए। तो मित्रों, आज हम वादे के मुताबिक शुरू करने वाले हैं कारक प्रकरण को। जैसा कि कल वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कारक प्रकरण लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो उसी के अनुपालनार्थ मैं आप सभी के समक्ष कारक का वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि कारक से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। कारक, जैसे इंग्लिश में केस कहते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो हमें ये पढ़ना है कि भाई कारक कहते किसे हैं, अर्थात हमें कारक की परिभाषा जानना है। परिभाषा क्यों जानना है? 2 कारणों से जानना है। पहला कारण, परिभाषा जानने का पहला कारण कि आजकल की परीक्षाओं में परिभाषाओं पर भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो परिभाषा पर सवाल पूछे जाते हैं, इस नाते परिभाषा से हमें अवगत होना चाहिए। और दूसरा कारण ये है परिभाषा जानने का कि जब तक आप परिभाषा जानेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। कॉन्सेप्ट के नाते भी आपको परिभाषा को जानना है। कहेंगे कॉन्सेप्ट जानने से क्या फायदा? भाई कॉन्सेप्ट जब जानेंगे तो कारक पर बनने वाले सवाल, है ना, कारक पर बनने वाले जो सवाल हैं उनको आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो कुल मिला करके हमें परिभाषा को जानना है। उसके बाद फिर कारक के भेद कितने होते हैं ये जानना है। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये जानना है। उसके बाद फिर हमें कारक के जो अनुप्रयोग हैं, अथवा कह लीजिए कि कारक पर जो बनने वाले सवाल हैं उनसे मतलब उन्हें हल करने से संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं परिभाषा से। इसे हम मिटाते हैं और परिभाषा आपको बताते हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छे से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आज तक आपने कारक की पढ़ाई ऐसी तो नहीं की होगी, आप खुद महसूस करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ आज तक मैंने कारक की ऐसी पढ़ाई नहीं की थी। तो कृपया लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप सभी से निवेदन है कि जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, जहां भी पढ़े हैं, जिस भी किताब से पढ़े हैं, उसे आप पहले दिमाग से निकालिएगा अगर आपने गलत पढ़ाई की होगी तो। क्योंकि जब कोई चीज हमारे दिमाग में एक बार सेट हो जाता है तो ना हम कुछ और एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, आपने पहले से दिमाग में सेट किया हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे हवा हवाई नहीं बोलता हूँ। जैसे आप ना, जैसे मान लीजिए कह दिया कि राम ने, अभी मैं परिभाषा लिखा नहीं हूँ, मैं परिभाषा बताया नहीं हूँ। मैं पहले आप जो ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो कारक में क्या, कारक को क्या समझते हैं जरा सुनिएगा। मैंने अपने अनुभव में बहुत लोगों से सुना, बहुत अभ्यर्थियों से सुना, बहुत अभ्यर्थियों से प्रश्न किया कि जैसे कहा जाए कि भैया राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर अभ्यर्थियों से मैंने ये पूछा, अध्येताओं से मैंने ये पूछा कि भाई इस वाक्य में कारक बताइए, तो जवाब क्या मिलता है जानते हैं? जवाब मिलता है ने कारक है, जवाब मिलता है को कारक है, जवाब मिलता है से कारक है। फिर से सुन लीजिए, जब मैं ये वाक्य देख करके अथवा इस तरीके से कोई भी वाक्य देख करके अभ्यर्थियों से सवाल पूछता हूं कि बताइए इस वाक्य में कारक क्या है, तो उनका जवाब रहता है कि ने कारक है, को कारक है, से कारक है। ठीक है,
तो जब आप इस तरीके से पढ़ाई किए हैं, जहां भी पढ़ाई किए हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां भी अगर आप इस तरीके से पढ़ाई किए हैं कि ने कारक है, को कारक है, से कारक है, तो जाहिर सी बात है कि कारक से पूछे जाने वाले प्रश्न आप उसका उत्तर गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने गलत पढ़ाई की है। आपने गलत पढ़ाई की है। अभी सही पढ़ाई क्या होता है, सही मामले में कारक क्या होता है, मैं बता रहा हूं। ठीक। अच्छा, जिन अभ्यर्थियों ने या जिन अध्येताओं ने को, से इत्यादि को कारक मानते हैं, उनके हिसाब से जब या उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि राम आम खाता है, या अगर कह दिया जाए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है। अब अगर ऐसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने ने, को, से के लिए, है ना, का इत्यादि को कारक मानते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से जब सवाल पूछा जाता है कि बताइए इस वाक्य में कारक क्या है या इस वाक्य में कारक क्या है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या आता है। उनका जवाब आता है कि सर इन वाक्यों में कारक है ही नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आप भी अभी तक यही जान रहे थे कि अगर चिन्ह नहीं है तो वाक्य में कारक नहीं है? भाई इस वाक्य में चिन्ह था तो आपने कारक बता दिया उन्हीं चिन्हों को। अब इन वाक्यों में चिन्ह नहीं है तो आपके हिसाब से इस वाक्य में कारक है ही नहीं। भाई साहब, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई किए हैं, अगर आप कारक के बारे में यही जानते हैं, जहां से भी जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन कारक के बारे में यदि आप यही जानते हैं, कारक को बस आप इतना ही समझते हैं, तो माफ कीजिएगा, कारक अथवा हिंदी भाषा में किसी भी प्रकरण से बनने वाले प्रश्नों का उत्तर आपसे सही नहीं होगा। और आप फिर बाद में रोना रोते हैं कि भैया इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतना मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, फिर भी मेरा जो है परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। तो कहां से आएगा? आपने मेहनत तो किया, नो डाउट, आपने 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई की, बात सही है, लेकिन 6-7 घंटे, 8 घंटे में आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा। आप गलत चीजों पर मेहनत करते जा रहे थे। तो अब भाई गलत चीजों पर आप 24 के 24 घंटा मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? इस नाते आपको ये मैं बार बार कहता हूं कि आपको कहाँ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब सारी चीजों का जानकारी होना चाहिए। और जो इन सारी चीजों को जानता है, जो इन सारी चीजों को समझता है, उसके लिए कठिन से कठिन परीक्षा भी 1 साल के अंदर निकल जाता है। ठीक है। तो सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म पे, सही किताब से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब, आज के बाद से आप ये जान लीजिए कि जिसे आप कारक समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेन बात बताने जा रहे हैं, जिसे आप कारक समझ रहे थे या जिसे आप कारक समझते हैं, वो कारक नहीं है। मतलब ने कारक नहीं है, को कारक नहीं है, से कारक नहीं है, के लिए कारक नहीं है, का कारक नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं। अभी तो मैं लेक्चर शुरू ही नहीं किया हूं, अभी मैं बेस तैयार कर रहा हूं। अभी मैं आपके दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट घुसा पड़ा है उसे रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि जब तक गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से मैं रिमूव करूंगा नहीं, तब तक आपके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं। स्पेस तो चाहिए ना, तो मैं अभी स्पेस खाली कर रहा हूँ। क्या किया जाए? तो गलत जगह से आप पढ़ाई करेंगे तो फिर यही हालत होगा कि आप ने, को, से इत्यादि को कारक मानेंगे। तो भाई साहब याद रखिएगा, ये सब कारक नहीं है, ये सब कारक चिन्ह हैं। तो फिर कारक क्या है? याद रखिएगा, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि भैया, शायद कल ही लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि कारक हो या वचन हो या लिंग हो, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा के विकार हैं। क्या हैं? संज्ञा के विकार हैं। क्या हैं? संज्ञा के विकार। आपको बताया था ना कि संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आप बताइए, अगर ये तीनों संज्ञा के विकार हैं तो ये तीनों कहाँ पाए जाएंगे? किसमें पाए जाएंगे? संज्ञा में पाए जाएंगे। लिंग कहाँ मिलेगा? संज्ञा में मिलेगा। वचन कहाँ मिलेगा? संज्ञा में मिलेगा।
तो कारक भी कहाँ मिलेगा? संज्ञा में मिलेगा। लिंग का उत्तर हमेशा किसमें? संज्ञा में। वचन का उत्तर हमेशा किसमें? संज्ञा में। तो कारक का उत्तर भी हमेशा किसमें? संज्ञा में। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं बताता हूं, या मैं आपसे कभी ये नहीं कहता हूं कि नहीं नहीं आप जहां पढ़े थे वहां गलत पढ़े थे, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सही है, मेरी बात मानिए। नहीं, मेरी बात मैं जबरदस्ती नहीं बनाता, मैं बिल्कुल लॉजिक से बात करता हूं। भाई आप संज्ञा के विकार 3 पढ़े हैं, तो संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक होने का क्या मतलब है? भाई ये तीनों चीजें आपको संज्ञा में मिलेंगी। आई बात समझ में? तो जब ये तीनों चीजें संज्ञा में मिलेंगी, तो जब आपसे पूछा गया राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कारक बताइए, तो आपको संज्ञा में बताना चाहिए था। जो जो संज्ञा होगा उन में कारक होगा। राम संज्ञा है तो राम में कारक है, रावण संज्ञा है तो रावण में कारक है, बाण संज्ञा है तो बाण में कारक है। इस वाले वाक्य में राम संज्ञा है तो राम में कारक है, आम संज्ञा है तो आम में कारक है, खाता है तो क्रिया है। यहाँ देखिए, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम प्रयुक्त होता है, तो जो बात संज्ञा में लागू होगी वही बात सर्वनाम में भी लागू होगी। माने लिंग वचन कारक सर्वनाम में भी पाए जाएंगे, ठीक है ना? तो भाई सर्वनाम में अगर कारक पाया जाएगा तो सर्वनाम में भी आपको देखिए पूछ दिया जाए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ वाक्य में कारक कहाँ कहाँ है या क्या क्या पद कारक है, तो मैं में कारक है और पुस्तक में कारक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो इन दोनों वाक्यों में चिन्ह है ही नहीं है, आप कारक कैसे बता दिए? यही तो मैं आपके दिमाग से गलत चीज निकाल रहा हूँ। आप चिन्ह को कारक क्यों समझ रहे हैं? चिन्ह को कारक से क्यों जोड़ रहे हैं? आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं। भाई साहब, मैं हाइपर इसीलिए होता हूँ ना कि मुझे सुन करके बड़ा चिढ़ होता है और कष्ट भी होता है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा टेट नहीं निकल रहा है, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पुलिस दरोगा और लेखपाल की परीक्षा हिंदी की वजह से नहीं निकल रहा है, हिंदी में नंबर नहीं। अरे हिंदी में नंबर कहाँ से आएगा जब गलत चीज पढ़ रहे हैं आप? 2 साल में 10 साल पढ़ते रहिए, नहीं निकलेगा। अगर आप गलत जगह या गलत चीज या गलत टॉपिक या गलत तथ्य या गलत वे में पढ़ रहे हैं तो मतलब इतनी प्यारी भाषा, हमारी मातृभाषा, जो बड़ी सहजता से समझ में आ सकने वाली भाषा, इसको हम लोग बेवजह कठिन बनाए पड़े हैं। हर एकदम नियम पे रहिए, लीक पे रहिए, ट्रैक पे चलते जाइए ना, कहीं से कोई गलती होगी ही नहीं। जब सीधे सीधे ट्रैक बना दिया गया, जब सीधे सीधे बात बता दिया गया कि भाई संज्ञा के 3 विकार हैं, लिंग वचन कारक, तो ये तीनों चीजें आपको किसमें मिलेंगी? संज्ञा में। इसका मतलब वाक्य में जहां जहां संज्ञा होगा, वाक्य में जो जो शब्द संज्ञा होगा उन शब्दों में कारक होगा। आई बात समझ में? चिन्ह रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। भाई जहां जहां धुआं उठ रहा है, अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वहां आग होगी, क्योंकि धुआं किसका गुण है? आग का। धुआं कहां से निकलता है? आग से। तो अगर धुआं कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहां आग है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही अगर कहीं संज्ञा दिख रहा है तो मतलब वहां कारक है। 101%, 99 भी नहीं कह रहा हूं, कोई अपवाद भी नहीं है इसका। तो एक लाइन में बात फिर से सुन लीजिए, वाक्य में जहां संज्ञा है या वाक्य में जो शब्द संज्ञा है उसमें कारक है, चिन्ह रहे चाहे ना रहे। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि कारक से पूछा जाने वाला एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। देखिए, एक बार परिभाषा लिख देता हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि परिभाषा से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, सॉरी परिभाषा क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है या संबंध प्रकट होता है। ठीक है, अब इतनी बड़ी जो परिभाषा है इसमें आपको बस यहां ध्यान रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आप चिन्ह को कारक कभी नहीं कहने की गलती करेंगे। भाई चिन्ह को कारक कहने की गलती
जो कि आप करते आए हैं, ये गलती आप कभी नहीं करेंगे यदि आप इतनी बात जानते हैं तो। और ये परिभाषा मेरी परिभाषा नहीं है यार, ये हर किताब में परिभाषा दिया गया है। इसी बात का तो मुझे कष्ट रहता है कि भाई जो परिभाषा दिया गया किताबों में, उस परिभाषा पर आप अड़िग रहिए ना, आपसे कभी गलती होगा ही नहीं। परिभाषा कह रहा है कुछ और बता रहे हैं आप कुछ। आखिर में ये जो बातें आप ने कारक है, को कारक है, से के द्वारा कारक है इत्यादि जो आप जान रहे हैं, ये अपने मन से तो जान नहीं रहे हैं, कोई आपको जनाया है, कोई आपको पढ़ाया है। ऐसे सड़क छाप झोला छाप अध्यापकों से मुझे चिढ़ है। आ रही बात समझ में? भाई कम से कम वो अध्यापक है, उन्हें तो ध्यान देना चाहिए कि परिभाषा कारक की कुछ कह रहा है, आप कारक कुछ बता रहे हैं। परिभाषा साफ साफ कह रहा है संज्ञा सर्वनाम के रूप को कारक कहते हैं। तो कारक से प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपके उत्तर में संज्ञा सर्वनाम का हिस्सा मतलब संज्ञा सर्वनाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो फिर राम ने रावण को बाण से मारा में आप ने को कारक क्यों बता रहे हैं? ने कहाँ इसमें संज्ञा है? को आप कारक बता रहे हैं, को में कहाँ संज्ञा है? से को आप कारक बता रहे हैं, से में कहाँ संज्ञा है? हाँ, अगर आप ये कहते राम ने ये कारक है तो राम ने इसमें राम ने, अगर आप कहते हैं कि भाई राम ने कारक है तो मैं सही, ये सही है, मैं इसको सही मानूंगा। क्यों? क्योंकि भैया राम ने कारक इस नाते है क्योंकि राम ने इसमें राम भी है अर्थात संज्ञा भी है, और मैंने पहले ही कहा है कि कारक वहीं होगा जहां संज्ञा होगा। तो आप इसमें कारक बता रहे हैं, सही है, क्योंकि इसमें संज्ञा भी है। आ रही बात समझ में भैया? हाँ, तो सही जगह पढ़िए, सही बात पढ़िए। तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कारक कहते हैं। किस रूप को? तो कह रहा है जिससे माने जिस रूप से उनका माने संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है। तो ये सब बातें अगर आप नहीं भी जानेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कारक कहते हैं, मतलब कारक के आंसर में हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए। अरे बात समझ में? चलिए अब जैसे अगर मैंने कहा, फिर से वही वाला वाक्य ले लेता हूं, या हमने कहा लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे में कारक बताइए। तो जहां जहां संज्ञा है वहां वहां कारक है। लक्ष्मण संज्ञा तो लक्ष्मण ने में कारक है, शूर्पणखा संज्ञा तो शूर्पणखा ने ये के में कारक है। अब नाक संज्ञा है तो नाक में भी कारक है, सावधान रहिएगा। आप सोचते हैं कि ने है तो यहाँ कारक है, के है तो यहाँ कारक है, और नाक के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब नाक में कारक नहीं है। हर संज्ञा में कारक है, याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए, बैठा लीजिए, चिपका लीजिए, जो करना कर लीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाक्य में जहां जहां संज्ञा है, जो जो संज्ञा है वहां वहां कारक होगा। वो जितनी संज्ञा है उतने कारक। इस वाक्य में कितने कारक हैं? 3। इस वाक्य में कितने कारक हैं? 3। एक कारक यहाँ, एक कारक यहाँ और एक कारक यहाँ नाक में। मैं फिर से कह रहा हूं, चिन्ह को मारिए गोली, चिन्ह को आप दफना दीजिए, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तो नंबर नहीं आते हैं। आपसे पूछा गया भैया लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काटे, इस वाक्य के नाक शब्द में कौन सा कारक है? ऐसे तो सवाल पूछता है ना भाई। सवाल कैसे पूछा जाता है? वाक्य लिख करके किसी हिस्से को रेखांकित कर देगा, कोई वाक्य लिख करके किसी शब्द को रेखांकित कर देगा और पूछ लेगा उपर्युक्त वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई कारक नहीं है, अर्थात जो डी वाला विकल्प रहेगा इनमें से कोई नहीं, आप उसी वाले विकल्प को टिक करके चले आएंगे और बड़े खुश रहेंगे कि यार बड़ा आसान सवाल दे दिया था। आसान तो है बट फिर भी आपने गलत कर दिया है। भाई आपसे पूछा गया इस वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब आप चूंकि ये जानते हैं, आप यही पढ़ते हैं, आप यही पढ़ते आए हैं कि भैया चिन्ह है वही कारक, तो आपको लगता है यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ना तो ने है, ना तो को है, ना तो से है, ना तो के द्वारा है, ना तो के लिए है, ना तो का है, ना तो में है, ना तो पर है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आपके हिसाब से यहाँ कोई कारक नहीं है और फिर आप इनमें से कोई ने मार कर चले जाते हैं, गलत हो जाता वहीं पे। ठीक है, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चिन्ह को दफन कर दीजिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है, अभी आपकी देखिए कितना जो है गलत जगहों पे आप गलत चीजें पढ़ लिए हैं, है ना। बड़े आराम से हम रट्टा मार लेते हैं कि के लिए आ जाएगा तो संप्रदान कारक, को आ जाएगा तो कर्म कारक, का आ जाएगा तो संबंध कारक। अब बताइए अगर आपसे कहा जाए कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, आपसे पूछा गया इस वाक्य के रेखांकित में कारक बताइए,
अब आप कहेंगे का चिन्ह संबंध कारक का है, इसका मतलब इसमें संबंध कारक है। और आप बड़े खुश होंगे कि हाँ ये तो बड़ा आसान सवाल था, मेरा 1 नंबर इस पे पक्का। अरे गलत हो गया, इसमें संबंध कारक नहीं है, इसमें कर्म कारक है। अब आपको लग रहा होगा अरे तो मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा है, अभी सुनिए आप, अंत तक बने रहिए, और नहीं तो बहुत पछताएंगे मित्र। अगर ये सब बातें जानते हैं, देखिए इसमें हो सकता है कई तरीके के व्यूअर हों, तो सब लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो लोग जानते हैं कि इसमें कर्म कारक है, जो लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे कारक क्या है, यहाँ पे कारक क्या है, यहाँ पे कारक क्या है, वो तो दी बेस्ट, बहुत सही जगह आप, बहुत सही ट्रैक पर आप, और हिंदी में आपका 25 प्लस कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जितने लोग जान रहे हैं, जितने लोगों की नॉलेज बस इतनी ही है कि भैया जयद्रथ इस पद में संबंध कारक है, वो लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और नहीं तो आप बहुत पछताएंगे मित्र, पक्का। सच कड़वा होता है, मैं सच बोलता हूँ, कड़वे तरीके से बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को चिढ़ होता है। अभी आप सुनते जाइए। तो एक बात तो ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कारक का मतलब किससे, संज्ञा से। तो वाक्य में कितने कारक हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता के कर्म के, इसे छोड़िए तो अभी आगे पढ़ा जाएगा। अभी हम आपको पहले कारक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दें, पहले कारक तो समझाएं, तब तो उसके हम हिस्सों को बताएंगे। उसके हिस्सों को जब आप कारक समझ लेंगे तो उसके हिस्से तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपका पहले कारक नहीं क्लियर है, आप कारक ही सही मायने में नहीं जानते, ठीक है। तो पहले कारक तो क्लियर करिए। आपसे पूछा गया भाई इस वाक्य में कितने कारक पद हैं, तो जितने संज्ञाएं उतने कारक पद हैं। तो एक कारक पद ये, एक कारक पद ये, और एक कारक पद ये, ठीक है। तो कितने कारक पद हैं, 3। अब लक्ष्मण ने कौन सा कारक है, नाम बताइए। सुपर्णखा के ये कौन सा कारक है, नाम बताइए। नाक में कौन सा कारक है, नाम बताइए। ये तो अभी आगे हम लोग को पढ़ना शेष है। तो मित्रों विनम्र निवेदन है कि सही जगह पढ़ा कीजिए। मैं नहीं कहता मुझसे पढ़िए, मैं नहीं कहता कि मेरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तब भैया आप मेरा वीडियो देखिए, तभी आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर नहीं अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, तो पहले ये तय कर लीजिए। देखिए बाजार में बहुत सारे माल हैं, बाजार में बहुत सारे सब कुछ है, तो आपको पहले चुनाव करना पड़ेगा कि विच वन इज परफेक्ट, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज एप्रोप्रिएट, कौन उचित है, कौन सही है, कौन ढंग से पढ़ाता है, कौन नॉलेजेबल है, कौन ज्ञानवान है, आप उससे पढ़िए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं, आप कहीं भी आप चिपक जाएंगे, कहीं भी आप पढ़ने लगेंगे ना, तो आप ऐसे तैयारी करते रहेंगे, साल दर साल बीतता जाएगा, और फाइनली ओवर एज हो जाएंगे, और फिर बैठेंगे घर, और फिर कहीं इस दुकान, कहीं उस दुकान, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, बस ऐसे घूम घाम के आपको जिंदगी बितानी पड़ेगी। इस नाते मित्र सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं गारंटी, अगर आपको मेरी बातें अतिशयोक्ति की लग रही हो, आपको लग रहा है कि यार तो बड़ा डींग आंक रहा है, तो आप पूरी वीडियो पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और फिर दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे अरिहंत का, चाहे घटना चक्र का, चाहे जो भी आप बेस्ट मानते हो, वो आप सॉल्व करिएगा। और कारक का अगर एक भी सवाल गलत हो जाए तो जो कहिएगा वो, है ना। अगर आपको ये लगता हो कि बड़ा डींग हाँक रहा है, बड़ा अपने बारे में वो कर रहा है, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बाजार को देखता हूँ, कितने सब गलत झोंकम झोंक पढ़ाए जा रहे हैं, और आप वही पढ़े जा रहे हैं। और आप फिर कहते हैं कि मेरा टेट नहीं निकल रहा है, मेरा हिंदी में 19 नंबर आ रहा है, मेरा हिंदी में 12 नंबर आ रहा है, मेरा हिंदी में 13। अरे सही जगह सही चीज तो पढ़िए पहले, फिर देखिए 25 प्लस कैसे नहीं आता। वचन जो मैंने पढ़ा दिया ना, आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसके बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट से किसी भी साल का आप पेपर उठा के देखिएगा, और वचन का सवाल आपसे गलत हो जाए तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। कारक आप पढ़ लीजिए, फिर कारक आप कहीं भी कोई भी प्रश्न आप हल करिए, अगर आपसे ना बने तो जो कहिए वो हार जाएंगे। भाई साहब हम पढ़ाते हैं, बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, ऐसे हवा हवाई नहीं बोलते हैं। मुझे फर्जी अपना व्यू नहीं बढ़ाना, मुझे फर्जी आपको जो कहता है ना बार बार सब्सक्राइब कर लिए सर, आपको लगता है कि अपने हित के लिए कहता हूँ, नहीं, आपके भी हित के लिए, मेरा तो हित है ही है, आपका भी हित है। मैं चाहता हूँ कि आप सही जगह जुड़ें, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, हो सकता है और भी हूँ, लेकिन आपको पहले तय करना पड़ेगा कि जो और लोग हैं अच्छे, उनमें कौन कौन अच्छा है। क्योंकि पढ़ाने को तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं जो ने को कारक बताते हैं, से को कारक बताते हैं, तो ऐसे जगह पढ़ने से आप बचिएगा। चलिए, तो भाई संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में संज्ञा क्या क्या है, लक्ष्मण संज्ञा है, सुपर्णखा संज्ञा है, नाक संज्ञा है, तो इस रूप में कारक है, इस रूप में कारक है, और इस रूप में कारक है। अब किस रूप में कौन सा कारक है नाम बताइए, वो आगे देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं,
ये हो गया परिभाषा, ठीक है। और अब आप उसी में लिखेंगे कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। तो भैया यहां से भी सवाल बनता है, सवाल पूछता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। अगर आप यूपी टेट के अध्येता हैं तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज 2 के लिए, लैंग्वेज 1 में तो हिंदी कंपलसरी सबके लिए है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत और संस्कृत इंग्लिश और उर्दू ऑप्शनल है। तो अगर आपने संस्कृत भी लिया होगा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में तो आपको पता होगा संस्कृत में भी कारक होते हैं, लेकिन वहाँ 6 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा संस्कृत वाले कि भाई संस्कृत में कारक पूछेगा तो 6 बताएंगे और हिंदी में कारक पूछेगा तो 8 बताएंगे, ठीक है ना। तो 8 का नाम मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां संबोधन कारक। अब जिन जिन अध्येताओं का, जिन जिन व्यूवर्स का, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत होगा वो ध्यान देंगे कि संस्कृत में यही संबंध कारक और संबोधन कारक नहीं होता है। जब संबंध और संबोधन नहीं होता है बाकी और सब होते हैं। तो आप 8 में से यही 2 माइनस कर देते हैं तो संस्कृत में कितने कारक हो जाते हैं? 6। अब ये दोनों क्यों कारक नहीं होते हैं आप मेरी वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, मैं कारक का वीडियो डाला हूँ, ठीक है, संस्कृत में भी। तो ये 8 कारक होते हैं भैया। तो आपसे पूछे कारक कितने होते हैं तो आप 8 बताइएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे भाई। कर्ता कारक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कर्म कारक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, करण कारक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब 8 कारकों को पढ़ लेंगे तो किसी भी कारक से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। इस नाते मैं बारंबार कह रहा हूँ कारक का ये आज प्रकरण शुरुआत हुआ है। तो 2 वीडियो या 3 वीडियो, जितने भी वीडियो में मैं इसको निपटाऊंगा वो सारा वीडियो आप देखिएगा और फिर मैं गारंटी के साथ कहूँगा और आप खुद महसूस करेंगे किसी भी आप प्रैक्टिस सेट से आप कारक का सवाल करेंगे ना तो एक भी सवाल कारक का गलत नहीं होगा। या वचन अगर आप देखें तो वचन का सवाल गलत नहीं होगा। या जो भी टॉपिक का मैं वीडियो डाला हूँ अगर आप वो टॉपिक मेरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल आप कहीं से भी हल करेंगे आपसे गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बात है, अच्छा छोड़िए पहले इसको देख लीजिए। विभक्ति, विभक्ति जान लीजिए कि भैया हिंदी में विभक्ति किसे कहते हैं। संस्कृत में तो विभक्ति आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जाके देखिएगा वीडियो में, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो संस्कृत में विभक्ति होता ही है, हिंदी में भी विभक्ति होता है। ध्यान दीजिएगा मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप देख के चौंक रहे हो कि भैया ये विभक्ति विभक्ति हिंदी में कहाँ पढ़ा रहे हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कारक चिन्ह जिसे आप कारक चिन्ह कहते हैं, या ऐसे कह लें कि शब्दों को कारक बनाने वाले प्रत्ययों अर्थात शब्द, शब्द माने संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं संज्ञा सर्वनाम ही लिख देता हूँ, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम को कारक बनाने वाले प्रत्ययों अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त प्रत्ययों, प्रयुक्त प्रत्ययों को कारक कहते हैं, विभक्ति कहते हैं, को विभक्ति कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे जब मैंने कहा ना कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक,
अगर ये ने ना होता, अगर ये को ना होता, अगर ये से ना होता तो क्या ये वाक्य सार्थक होता? नहीं। क्या एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से सही रूप में संबंध स्थापित करवा पाता? चूंकि कारक की परिभाषा आपने क्या लिखा है कि संज्ञा के जिस रूप से उस संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित हो। कि भैया राम और रावण में क्या संबंध है, पता चल रहा है? राम रावण को मारे कि रावण राम को मारे, कुछ पता चल रहा है? आप कहेंगे हाँ हाँ भाई पता है, तो सबको पता है कि रामे मारे थे, रावण मार खाया था। अरे भाई ये तो इतिहास है, तब ना आपको पता है। अभी मान लीजिए हम कह दें मोहन और यहाँ हम कह दें सोहन, अब बताइए कौन किसको मारा? मोहन सोहन बाण मारा। अब कुछ समझ में आ रहा है कौन मारा किसको मारा? नहीं समझ में आ रहा ना भाई। आपको ये भी लग सकता है कि मोहन सोहन दोनों बाण से किसी को मारे, आपको ये भी लग सकता है मोहन ने सोहन को मारा, और आपको ये भी लग सकता है सोहन ने मोहन को मारा। अभी देखिए मोहन को सोहन ने बाण से मारा, अब किसने मारा? सोहन ने। कौन मार खाया? मोहन। अभी अगर हम यहाँ पे ने कर दें और यहाँ पे को कर दें, अब बात पलट जाएगी। अब कौन मारा? अब मोहन मार रहा है, और कौन मार खा रहा है? सोहन। लेकिन जब ने और को दोनों नहीं है तो क्या आप बता सकते हैं कि किसने किसको मारा? नहीं बता सकते हैं। जो भी बताएंगे उसका दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने रख दिया जाएगा। आप कहेंगे मोहन ने मारा, बस हम यहाँ पे ने लगा देंगे, यहाँ को लगा देंगे। अब आपका उत्तर गलत हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जब तक ये चिन्ह नहीं लगता है तब तक किसी संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित नहीं होता है। फिर से सुनिए, जब तक ये चिन्ह नहीं लगता है, जब तक संज्ञा सर्वनाम के साथ चिन्ह नहीं लगेगा, जब तक किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ चिन्ह नहीं लगेगा तब तक उस संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित नहीं होगा। और जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक वो कारक नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के मुताबिक। तो भाई सही मामले में कारक बना कौन रहा है? यही चिन्ह। तो वही तो लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम को कारक बनाने वाले प्रत्ययों, प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा या शब्द के पीछे, कोई भी शब्द के पीछे तो प्रत्यय लगता है ना। तो कहा कि संज्ञा या सर्वनाम को कारक बनाने वाले प्रत्ययों, अगर ये संज्ञा है तो प्रत्यय यहाँ पे क्या होगा? ने। अगर ये संज्ञा है तो प्रत्यय क्या होगा? यहाँ को। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त प्रत्ययों, तो ये संज्ञा के बाद ये प्रयुक्त प्रत्यय है, ये सर्वनाम के बाद प्रयुक्त प्रत्यय है, और उसी को हम क्या कहते हैं? विभक्ति। तो इन शॉर्ट, संक्षेप में आप कह सकते हैं भैया, इतना सब कुछ जानने के बाद आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कारक चिन्ह, भाई कारक बनाने वाला चिन्ह है ना, ये संबंध स्थापित करने वाला चिन्ह है, तो फिर कारक चिन्ह ही तो कहेंगे। और आप जानते भी हैं कारक चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। संक्षेप में आप इतना ध्यान रखिए, कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं भैया? विभक्ति। आई बात समझ में? मोहन ने सोहन को बाण से मारा। पूछ दे इस वाक्य में कितनी विभक्तियां हैं? तो 3 विभक्तियां, एक टू ने, एक टू को और एक टू से। इस वाक्य में कितनी विभक्तियां? 3 विभक्तियां। और इस वाक्य में कितने कारक? 3 कारक, एक टू ये, एक टू ये, एक टू ये। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए से ना होता, अब बताइए कितने कारक? तो कारक तो अभी भी 3 हैं, लेकिन अब विभक्तियां कितनी हो जाएंगी? विभक्तियां सिर्फ 2 हो जाएंगी, है ना। पूछ दिया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से या संज्ञा सर्वनाम को कारक बनाने वाले, संज्ञा सर्वनाम को कारक बनाने वाले प्रत्ययों को कहते हैं। ऐसे सवाल पूछ लेगा और आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पेपर बड़ा टफ आ गया। कुछ भी, अरे पहले आप सही तो पढ़िए। कोई पेपर टफ ऑफ नहीं होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने पढ़ाई कैसे की है। आइए कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है। वही कारक चिन्ह आप पढ़े हैं, लेकिन उसको आप गलत रूप में पढ़े हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूं, इससे तो मुझे चिढ़ होता है सड़क छाप लोगों से जो पढ़ाते हैं, उन सड़क छाप लोगों से सबसे चिढ़ होता है, पढ़ने वालों से नहीं। भाई पढ़ने वाले तो भोले भाले, उनको जो आप पढ़ा देंगे बेचारे पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं, लेकिन गलत रूप में जानते हैं। आप ने, को, से इत्यादि को, भाई कर्ता का चिन्ह ने, तो ने, को, द्वारा, के लिए, काकी के, रारी रे, नाने नी, ये सब नहीं पढ़े हैं? नहीं सुने?
लेकिन गलत नाम से सुने हैं, गलत रूप में सुने हैं। आप इनको कारक रूप में सुने हैं, आप इनको कारक जानते चले आए हैं, जबकि सही मायने में कारक नहीं, क्या है, विभक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ दे कि इस वाक्य में कितने विभक्तियां हैं तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। भाई वही तो आपने को जो आप रटे हैं वही तो है, बस आप इसको कारक समझ रहे थे, जबकि विभक्ति है। और पूछ रहा विभक्तियां कितनी है, तो अगर आपने सही पढ़ाई किया तो आप 2 बता देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई साहब अभी भी समझ जाइए, अभी भी कुछ बड़ा बिगड़ा नहीं है। मैं बारंबार निवेदन करता हूं, अगर मेरी एक भी बात गलत लगे, मेरी वीडियो पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए तो आकर के यहीं कमेंट में गाली दीजिएगा, मैं मंजूर करूं, मुझे मंजूर है ना। तो मैं जो कहता हूं भाई साहब डंके की चोट पे कहता हूं, उसको जरा समझिए। मैं बाजार देख रहा हूं ना, बाजार में कितनी गंदगी है, कुछ परोस दे रहे हैं, हर लोग भोले भाले उसको ले भी दे रहे हैं बड़े आराम से। तो चलिए कुल मिला जुला करके निचोड़ ये है कि कारक चिन्ह को क्या कहेंगे, विभक्ति। तो आप बताइए विभक्तियां कितनी होती हैं? कारक तो 8 होते हैं, विभक्तियां भी 8 होंगी कि नहीं होंगी? भाई कर्ता का चिन्ह, फिर कर्म का चिन्ह, चिन्हवा को तो विभक्ति कहते हैं। तो अगर 8 कारक हैं तो 8 का चिन्ह है कि नहीं है? तो अगर 8 का चिन्ह है तो फिर 8 विभक्तियां हुई कि नहीं हुई? हुई। तो अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि विभक्तियां कितनी होती हैं, तो आप कितना बताएंगे? विभक्तियां 8 होती हैं। कितनी होती हैं भैया? 8 होती हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि विभक्तियां कितनी होती हैं, और आप कहेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो कहीं हिंदी में है या नहीं है। अरे है, आप पढ़े भी हैं लेकिन गलत रूप में पढ़े हैं, गलत नाम से पढ़े हैं। आपने को से के द्वारा के लिए काकी के रारी रे ने हे अरे अहो अजी में पर सब पढ़े हैं, लेकिन गलत रूप में पढ़े हैं। सही रूप में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा। अभी भी आप गरीमत है भैया, समझ जाइए, है ना, सही जगह पढ़िए आप। और सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर विषय आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये जो एट टेट है ना, कुछ है नहीं, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, कोई दम नहीं है इसमें। इनको पास करना एकदम बस यूं पास हो जाएंगे आप, बशर्ते जो इनके पाठ्यक्रम में या इसके जो सिलेबस में 5 विषय हैं, उन 5 विषयों की सही प्लेटफॉर्म पर सही किताबों से आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पर या सही किताब से आपने 5 विषयों को पढ़ा है, फिर मैं गारंटी देता हूं मैक्सिमम 6 महीना आपको लगेगा। मैक्सिमम कह रहा हूं, हो सकता है 2 या 3 महीने में तैयार कर लें आप। मतलब मैक्सिमम इसका जो अवकात है वो 6 महीने का है। 6 महीने अधिकतम आपके लिए मैं बता रहा हूँ। 6 महीने में एकदम आप ट्रेंड हो जाएंगे सीटेट और टेट के लिए। और 6 महीने में अगर कोई टेट का वो परीक्षा देना पड़ा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बशर्ते आप हर विषय को सही प्लेटफॉर्म पर सही किताबों के माध्यम से पढ़े हो तो। और अगर ऐसा नहीं किए, गलत प्लेटफॉर्म पकड़ लिए या गलत किताबों का चुनाव कर लिए, तो आप पता चला टेट निकला, टेट की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भरा, आपने परीक्षा दिया, पता चला रिजल्ट है आप फेल हैं। फिर अगले साल आया, फिर आप वही काम किए, फिर आप फेल हैं। फिर अगले साल ये प्रक्रिया आपका वो दोहराते जाएगा, क्योंकि आपने सही चुनाव नहीं किया ना। फिर कहेंगे मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे नसीब में कुछ लिखा ही नहीं है। दुनिया भर का रोना लोग रोते हैं, तकदीर खराब है, ये सब कुछ, कोई तकदीर नहीं खराब, तकदीर आपने अपना खुद स्वयं खराब किया है ना। तो भैया इसको जरा ध्यान रखिएगा। कटु वचन जो होते हैं ना, सॉरी अच्छे वचन जो होते हैं ना, जो अच्छे वचन होते हैं वो कड़वे होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं वो कड़वी होती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेरी जितनी बातें हैं चूंकि अच्छी हैं इस नाते आपको चुभ रही होंगी। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, संस्कृत में कुछ श्लोक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, है ना, दुर्लभम वच एक श्लोक है संस्कृत में, भारवी के द्वारा लिखा गया किरातार्जुनीयम का। ठीक है, इसका मतलब यही है कि हितकर भी हो और मनोहारी भी हो, मतलब आपके फायदे का भी हो और आपके लिए सुंदर भी हो। ऐसे जो वाणी होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है, चलिए खैर, आप कहेंगे कि क्या ये करवा रहे हैं, बस निवेदन आपसे कर रहा था भैया। तो 8 विभक्तियां होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 8 का वही नाम है प्रथमा विभक्ति, वही संस्कृत वाला प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे करके है, ठीक है ना। तो प्रथमा विभक्ति है, फिर द्वितीया विभक्ति है, फिर तृतीया विभक्ति है, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे है। अब मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ,
वो चार्ट आप जरा लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आपने जहां तक लिखा है ना कि विभक्तियां होती हैं, उसी के नीचे आप चार्ट बनाइए। एक तरफ लिखिएगा कारक का नाम या कारक के नाम, दूसरी तरफ लिखिएगा विभक्ति के नाम या विभक्तियों के नाम या विभक्ति के नाम, और तीसरे कॉलम में लिखिएगा चिन्ह। ये चार्ट आप तैयार कर लीजिएगा। कारक का नाम आप जानते हैं, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक की विभक्ति प्रथमा होगी। आपसे पूछ लेगा कर्ता कारक की विभक्ति है तो प्रथमा बताइएगा, ठीक है भैया। फिर कर्म कारक, तो कर्म कारक की विभक्ति पूछेगा तो आप द्वितीय विभक्ति बताइएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए। फिर है कर्ण कारक, और नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है तो कमेंट करके भी आप बताते रहिए। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। फिर अगला है संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक की विभक्ति आप लिखिएगा चतुर्थी विभक्ति। पूछ लेगा संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति। या आपसे पूछ लेगा चतुर्थी विभक्ति किस कारक का होता है, तो संप्रदान कारक का, ऐसे। फिर अपादान कारक, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति भैया, पंचमी विभक्ति। फिर संबंध कारक, संबंध कारक, यहाँ भी कारक लिख ही देते हैं जब सब जगह लिख रहे हैं तो। फिर संबंध कारक, तो संबंध कारक में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। आपको बस गिनती तो लिखना है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, गिनतियां तो है। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति भैया, सप्तमी विभक्ति। और फिर संबोधन कारक, और संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति, अष्टमी विभक्ति। संस्कृत नहीं है ना, जिनका ऑप्शनल होगा संस्कृत, मतलब सेकंड लैंग्वेज जिनका संस्कृत होगा, तो वो लोग पढ़े होंगे संस्कृत में कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब संबोधन के आगे प्रथमा विभक्ति लिखना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में संबोधन 8 नंबर पे है तो अष्टमी विभक्ति लिखेंगे, है ना। नहीं तो मना मन सोचे कि गलत लिखा है। वो जो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होता है वो सिर्फ संस्कृत में होता है। इधर आइए, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो कहा भैया ने, है ना। यहाँ पे जीरो बना लीजिएगा। क्या मतलब है जीरो का, हम समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को, और यहाँ पे शून्य बना लीजिएगा। तृतीय विभक्ति का चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा, फिर के साथ, के जरिए। ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, के जरिए। नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, के जरिए है ये, है ना। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह के लिए, के लिए तो है ही है। फिर को भी होता है। अब को कहाँ होता है, क्योंकि को कर्म का भी होता है, को यहाँ भी होता है, तो क्या अंतर है दोनों में भाई। को चिन्ह कर्म में भी है और को चिन्ह संप्रदान में भी है, तो फिर क्या दोनों में कोई अंतर है? हाँ अंतर है। क्या अंतर है आगे बताएंगे जब हम संप्रदान कारक को और कर्म कारक को डिस्क्राइब करेंगे। फिर यहाँ लिखिएगा के निमित्त, आपसे पूछ लेगा के निमित्त कारक किस के निमित्त चिन्ह किस कारक का है, तो संप्रदान कारक। के हित, पूछ लेगा के हित चिन्ह किस कारक का है, संप्रदान कारक का। के वास्ते, पूछ लेगा के वास्ते चिन्ह किस कारक का है, संप्रदान कारक का, ठीक है। फिर पंचमी विभक्ति का चिन्ह पूछे चाहे अपादान कारक का पूछे, से। अब से के ब्रैकेट में लिखिएगा अलगाव, रक्षा, घृणा, भय, ब्रैकेट बंद, या एक और लिख लीजिए तुलना के अर्थ में। साफ साफ समझाएंगे, एक को घबराइएगा नहीं, है ना। मैं ऐसे हवाई थोड़ी गारंटी लिया था। फिर से वो गारंटी एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि आपने कारक की अथवा वचन की अथवा किसी भी चैप्टर की वीडियो मेरी शुरू से लास्ट तक देखी है आपने, तो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से किसी भी सन का और किसी भी परीक्षा का, सिर्फ यूपी टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी टेट की, यूपीएसआई की, यूपीपी की, लेखपाल की, एसएससी जीडी की, आरओ की, एआरओ की, किसी भी परीक्षा में
कारक से भी सवाल आया है, वचन से भी सवाल आया है, और आपने मेरा वीडियो देखा है, सीखा है, समझा है, तो आप उस प्रश्न को चुटकी में कर लेंगे। ये गारंटी मैं फिर से रिपीट किया हूँ। संबंध कारक का चिन्ह पूछे या षष्ठी विभक्ति का चिन्ह पूछे तो का, की, के, या फिर रा, री, रे, या फिर ना, नी, ने, है ना। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह चाहे अधिकरण कारक का चिन्ह पूछे तो में या पर। और संबोधन कारक का चिन्ह पूछे तो हे, अहो, अजी, रे इत्यादि माने और भी होते हैं। तो और में क्या क्या आएंगे जब संबोधन कारक को डिस्क्राइब करेंगे तो बताएंगे। आप इन्हें जरूर लिख लें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा ये विभक्ति जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है, और ये सब विभक्तियां हैं, ये खाली संस्कृत में होती हैं, हिंदी में नहीं होती हैं। ये फर्जी अपना ट्रेलर बना रहा है। वो तो परीक्षा चलेगा, अगर परीक्षा में आ गया तो, जब पता चलेगा, जब परीक्षा में आ जाएगा तो इस नाते वो नौबत ना आए कि आपको पछताना पड़े। इस नाते आप ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें जो क्या मतलब है, ये अलगाव और अच्छा, गृह, भय, तुलना, ये सब क्या है ना, के निमित्त, के हित, के वास्ते, सब क्या है। मैं एक एक कारक को, अब मैंने चार्ट बनवा दिया ना, अब मैं एक एक कारक को डिस्क्राइब करूंगा विद एग्जांपल। कर्ता कारक का कॉन्सेप्ट, फिर कर्ता कारक के उदाहरण। ऐसे ही कर्म कारक मतलब उसको डिस्क्राइब करूंगा और उदाहरण के साथ, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मित्रों, उमस बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, प्रचंड गर्मी है, और इस गर्मी में बहुत ज़्यादा बोल पाना ये संभव नहीं हो पाता। इस नाते अच्छा एक चीज़ और है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो उसको अपलोड करने में भी समस्या होती है, क्योंकि अभी सिस्टम बहुत ज़्यादा मेरे पास है नहीं। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहेंगे तो बहुत जल्दी मैं पूरा सिस्टम व्यवस्थित कर लूँगा, और फिर आपको दिखाऊँगा कि हिंदी संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है तो, और कैसे अंक पाया जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मित्रों, आज इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्ता, कर्म, करण इत्यादि को विद कॉन्सेप्ट, विद एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगा, समझाऊँगा। आपको बहुत आनंद आएगा। वेट कीजिए अगली वीडियो का। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।